विज्ञप्ति पीसीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपी पीसीएस के लिए हम लोग वर्ड मैपिंग पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने साउथ अमेरिका के बारे में कुछ चीज़ों को जाना था। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। पेपर बहुत नज़दीक है, लगभग में 40 दिन बच रहे हैं, तो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें और चीज़ों का रिवीजन करते रहें और साथ में टेस्ट भी देते रहें। टेस्ट देने से ये पता चलता रहेगा कि आपकी कमजोरी क्या है। जो भी आपका पोर्शन कमज़ोर है उसको अच्छे से और तैयार अभी किया जा सकता है, क्योंकि टाइम अभी है इतना कि जो भी पोर्शन कमज़ोर है उनको तैयार कर सकते हैं। साथ में आप विज्ञप्ति पीसीएस पे देख रहे होंगे, इन्वायरमेंट पढ़ाया जा रहा है, साथ में मिडल इंडिया भी पढ़ाया जा रहा है। उन सब चीज़ों की भी क्लास करते रहें और नोट्स का रिवीजन बार बार करते रहें। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने साउथ अमेरिका के बारे में देखा था। एक बार उसका रिवीजन करे ले रहे हैं कि क्या था, ताकि आपको चीज़ें वो रिकॉल हो जाएं। तो सबसे पहले हम लोगों ने साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला के बारे में चर्चा की थी। किसके बारे में? एंडीज पर्वतमाला के बारे में चर्चा की थी। उम्मीद है हमने अगर एंडीज का नाम लिया है तो आपको सारी चीज़ें याद आ गई होंगी कि एंडीज पर्वतमाला में क्या क्या था, क्या क्या नहीं है। तो ये पर्वतमाला सबसे पहले 7 देशों में इसका विस्तार है। ये याद रखना है कि एंडीज पर्वतमाला का विस्तार 7 देशों में, या विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्या विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तथा हिमालय के बाद सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो आपको बताना है हिमालय। अगर पूछ लिया जाता है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो आपको बताना है एंडीज। किसको बताना है? एंडीज। इसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में देखा था? मैगडलिना रिवर। क्या? मैगडलिना रिवर। ये कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और गिरती कहाँ से? कैरिबियन सागर में। कहाँ से? कैरिबियन सागर में। ये कोलंबिया की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसकी कोलंबिया की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसके बाद हम लोग कहाँ गए थे? हम लोग देखे थे क्योटो। कहाँ गए थे? इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्या बताई थी? क्योटो। तो ये कोटोपैक्सी और चिम्बोरेंजी दोनों के बारे में देखा था। चिम्बोरेंजी इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी मैंने बताया था। कोटोपैक्सी के बारे में बोला था। कोटोपैक्सी जो है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद हम लोग टिटिकाका झील के बारे में देखा था। यह विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील के नाम से जानी जाती है। क्या? विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील के बारे में जानी जाती है। उसके बाद हमने बोलिविया प्लेटू के बारे में देखा था। बोलिविया प्लेटू के बारे में देखा था। यह जो है तिनभंडार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? बोलिविया प्लेटू जो है तिनभंडार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोगों ने ओजोस डेल सलादो के बारे में देखा था। किसके बारे में? ओजोस डेल सलादो के बारे में देखा था। और एकांकागुआ जो है सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो एकांकागुआ है। और अगर पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है तो कौन सा है? ओजोस डेल सलादो। अगर आप यही ऑप्शन दे दिया जाएगा ओजोस डेल सलादो कहाँ पे, तो आपको बताना कहाँ पे? अर्जेंटीना में है। वही एकांकागुआ भी अर्जेंटीना में अवस्थित है। इसके बाद हम लोगों ने अटाकामा डेजर्ट के बारे में देखा था। किसके बारे में? अटाकामा डेजर्ट के बारे में चर्चा की थी। ये जो है उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल जो है, ये जो है एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय तटीय मरुस्थल है जो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है तो कौन सा है? अटाकामा डेजर्ट। यहीं पे था अरिका। हमने आपको बताया था अरिका के प्रेतों के शहर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले गलीचे का विस्तार बहुत ज़्यादा था। गलीचे बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे विकेंद्रीकरण हो गया तो यहाँ पे अब उसका विकास नहीं होता है, इसीलिए इसे प्रेतों के शहर के नाम से जाना जाता है। जो हमने बोला था अटाकामा डेजर्ट काहे के लिए फेमस है? तांबा के लिए। काहे के लिए? तांबा के लिए अटाकामा डेजर्ट बहुत अधिक मात्रा में फेमस है। इसीलिए यहाँ पे देखो चिक्कुइकमाटा जो है तांबा के खनन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अटाकामा डेजर्ट में तांबा अधिक मात्रा में पाया जाने के कारण जो इक्कुक के समीप चिक्कुइकमाटा है ना, वहाँ पे तांबा का खनन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए इसे तांबा राजधानी के नाम से जाना जाता है। आप अपने एटलस को देखते रहे, वहाँ पे दिखेगा चिक्कुइकमाटा कहाँ पे है, तो इसे जो है तांबा राजधानी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तांबा राजधानी के नाम से जाना जाता था। वही उसका चिक्कुइकमाटा की जस्ट नीचे हमने बोला था कि कौन सा? एंटोफोगास्टा है। क्या? एंटोफोगास्टा है जो मकर रेखा के समीप अवस्थित है। जो मकर रेखा के समीप अवस्थित है। तो हमने बोला था बोलिविया का पठार काहे के लिए फेमस है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए बोलिविया का पठार काहे के लिए फेमस है? तिनभंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वही अटाकामा डेजर्ट काहे के लिए फेमस है? तांबा भंडार के लिए बहुत अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है, इसीलिए चिक्कुइकमाटा को तांबा राजधानी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग तुरंत सेंटियागो गए थे। कहाँ गए थे? सेंटियागो। सेंटियागो क्या है? ये चिली की राजधानी है। तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में पड़ती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में पड़ने के कारण यहाँ जो है सबसे ज़्यादा रसदार फलों का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ? रसदार फलों का विकास हुआ है। मैं यही जो है
जो सेंटियागो की तुलना हमने सैन फ्रांसिस्को की से की थी, वहाँ भी रसदार फलों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, इसीलिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे विकास हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने तुरंत जो है मैगलन स्टेट ग्रास की थी। ये थी मैगलन स्टेट, आपको बताया था। मैगलन स्टेट क्या था, ये जो है अटलांटिक ओशियन को और साउथ पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है। अटलांटिक ओशियन को साउथ पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है। इसके बाद यही देखा था पुंटा अरिनास। क्या देखा था? पुंटा अरिनास जो ये है विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर है। क्या है? विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर है ये पुंटा अरिनास वाला रीजन। ये जो रीजन है, यहाँ पे खनिज तेल बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, बट यहाँ की भौगोलिक दशाएं इतनी जटिल हैं कि यहाँ पे उत्पादन नहीं किया जा सकता। भौगोलिक दशाएं इतनी जटिल होने के कारण यहाँ पे उत्पादन नहीं किया जाता। इसके बाद हम लोग टेरा डेल फ्यूगो के बारे में जाना था। टेरा डेल फ्यूगो यहीं पे था, वहीं पे था उसोइया। क्या था? उसोइया था, जो विश्व का सबसे दक्षिणतम आदिवासी शहर है। क्या है? विश्व का सबसे दक्षिणतम आदिवासी शहर है। उसके जस्ट पास में हम लोग देखे थे, क्या था? केप हॉर्न। क्या था? केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है। क्या था? दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है। तो हम लोगों ने ये पूरा देख लिया था साउथ अमेरिका के बारे में। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपकी तैयार होंगी। अगर ना तैयार हो तो एक बार पीछे की क्लास देखें। जब पीछे की क्लास देखेंगी तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमने इसीलिए आपका एक अच्छा सा रिवीजन करा दिया। इसके आगे हम लोग देखेंगे अर्जेंटीना में ही, तो क्या है? ये पैटागोनिया का पठार है। क्या है? पैटागोनिया का पठार। किसका पठार है? पैटागोनिया का पठार है। ये अर्जेंटीना एंडीज पर्वतमाला का गिरिपदी या पर्वतपदी पठार है। ये एंडीज पर्वतमाला है, देख रहे हो ना? इसके कुछ साइड में देखो, ये कौन सा पठार है? पैटागोनिया का पठार है, जो वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। क्या ये जब एंडीज पर्वतमाला है ना, इसके साइड में तो वृष्टि छाया क्षेत्र ही पड़ता है ना, वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। ये शीत मरुस्थल का उदाहरण है। क्या? शीत मरुस्थल का एक तरीके से उदाहरण है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पैटागोनिया का पठार कहाँ पे, तो आपको ये याद रखना चाहिए कहाँ पे? अर्जेंटीना में है। ये जो है एक गिरिपदी या पर्वतपदी पठार है, और ये जो है एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है, इसीलिए इसे शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका का यह क्षेत्र जो है भेड़ पालन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये जो पैटागोनिया का पठार ना, इस क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा भेड़ पालन का किया जाता है। क्या? भेड़ पालन। कभी कभी आपको स्टेटमेंट में दे दिया जाता है जो पैटागोनिया का पठार है, यहाँ सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में क्या पालन किया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए क्या पालन किया जाता है? भेड़ पालन किया जाता है। ये कहाँ पे है? ज़्यादातर ये पूछ लिया जाता है पैटागोनिया का पठार कहाँ है, तो आपको याद होना है ये साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना में अवस्थित है। अब आप देखेंगे ये पंपास घास के मैदान है। कौन से? पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में। इनका विस्तार कहाँ पे? तो ज़्यादातर देखेंगे कहाँ पे? उरुग्वे और अर्जेंटीना में। ये अर्जेंटीना, ये उरुग्वे है। तो उरुग्वे और अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान का बहुत अधिक ज़्यादा मात्रा में विकास हुआ है। ये जो है समशीतोष्ण घास के उदाहरण है। किसके? समशीतोष्ण। ये तो चीज़ें आपको पता होगी, समशीतोष्ण किसे कहते हैं, उष्ण किसे कहते हैं, क्योंकि ये सब कोर ज्योग्राफी के सब्जेक्ट हैं। तो ये जो पंपास घास के मैदान ये जो समशीतोष्ण घास के मैदान है, पूछ लिया जाता है कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको कहना है अर्जेंटीना तथा उरुग्वे में पाए जाते हैं। इसी प्रकार जब हम लोग देखेंगे और से इनके उदाहरण, जैसे प्रेयरी है। प्रेयरी कहाँ पे पाया जाता है? ये यूएसए में पाया जाता है। कहाँ? प्रेयरी यूएसए में। स्टेपी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो यूरेशिया में पाए जाते हैं। कहाँ? यूरेशिया में, जैसे रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान आदि में। वेल्ड कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आपको पता है साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्ड। ये मिलान करने को दे दिया जाता है कि कौन से घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखें, ये जो है समशीतोष्ण घास के मैदान है। जैसे प्रेयरी कहाँ पाया जाता है? यूएसए में। स्टेपी कहाँ पाया जाता है? यूरेशिया में। और वेल्ड कहाँ पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में। कभी कभी कैंटरबरी भी पूछ लिया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। तो ये याद रखना है, कौन से? कैंटरबरी कहाँ पे पाया जाता है? ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। प्रेयरी कहाँ पे पाया जाता है? यूएसए में पाया जाता है। स्टेपी कहाँ पे पाया जाता है? यूरेशिया में। कहाँ पाया जाता है? वेल्ड कहाँ पे पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये आप लिख लें, क्योंकि नोट्स में ये चीज़ें लिखे नहीं होंगी, तो आप लिख लेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ये हर साल लगभग में क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, कौन से घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं। तो जो पंपास घास के मैदान है, ये समशीतोष्ण घास के उदाहरण है। किसके? समशीतोष्ण घास के उदाहरण है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जो है अर्जेंटीना तथा उरुग्वे में इनका विस्तार है। तो प्रेयरी यूएसए में पाया जाता है। स्टेपी यूरेशिया में पाया जाता है। और वेल्ड साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और कैंटरबरी कहाँ पे पाया जाता है? ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं।
तो यहाँ की प्राकृतिक दशाएं गेहूं की कृषि के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। जो पंपास घास के मैदान है, ये समशीतोष्ण घास के मैदान है। यहाँ की जो प्राकृतिक इन क्षेत्रों में ना गेहूं बहुत अधिक मात्रा में होता है। कहाँ? गेहूं बहुत अधिक मात्रा में होता है। दक्षिण अफ्रीका में मतलब सर्वाधिक गेहूं के लिए अनुकूल जगह है यह। अर्जेंटीना में आप देखेंगे, अर्जेंटीना में, एक मिनट, आप देखेंगे तो इस एरिया में जो है पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। किस एरिया में? अर्जेंटीना तथा उरुग्वे के, मतलब ये इस एरिया में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। यही इसी एरिया में गेहूं बहुत अधिक मात्रा में होता है। क्या? गेहूं बहुत अधिक मात्रा में होता है इस एरिया में। तो ये रोजोरियो है, देख रहे होंगे अर्जेंटीना में ही, ये रोजोरियो है ना, रोजोरियो है, ये बाहिया ब्लांक, क्या है? बाहिया ब्लांका। तो इस क्षेत्र में जो है अर्धचंद्रा का क्षेत्र ये बनता है। इस अर्धचंद्रा का क्षेत्र में गेहूं बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। जहाँ पे गेहूं नहीं उत्पादित होता है वहाँ पे जो है भेड़ पालन आदि किया जाता है। तो मांस का जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। जो खेती जो है गेहूं के लिए अनुकूल नहीं होती है, वहाँ पे पशुपालन अधिक मात्रा में किया जाता है केवल मांस के लिए। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे, ये देखेंगे, ये है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी है। यह है मोंटेविडियो, ये किसकी राजधानी है? उरुग्वे की। ये दोनों महत्वपूर्ण बंदरगाह भी हैं। तो ब्यूनस आयर्स और मोंटेविडियो दोनों जो है गेहूं तथा मांस निर्यात की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्यूनस आयर्स और मोंटेविडियो काहे के लिए फेमस है, ये दोनों जो हैं, पहली दोनों राजधानियां हैं, दूसरा ये जो है गेहूं तथा मांस निर्यात के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। तो आपको याद रखना होगा, जो प्रेरी क्षेत्र है ना, यहाँ पे गेहूं बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित होने के कारण रोजोरियो से बाहिया ब्लांक का जो क्षेत्र है, यहाँ पे अर्धचंद्राकार क्षेत्र बनता है, जहाँ गेहूं बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। जहाँ पर गेहूं के लिए अनुकूल नहीं है, वहाँ पर जो है पशुपालन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। इसीलिए ब्यूनस आयर्स और मोंटेविडियो जो है गेहूं तथा मांस निर्यात के लिए फेमस है। तो आपके अंदर ब्यूनस आयर्स और मोंटेविडियो काहे के लिए फेमस है? मांस उत्पादन के लिए फेमस है, मांस निर्यात के लिए फेमस है। तो ब्यूनस आयर्स की राजधानी किसकी है? अर्जेंटीना की है। और मोंटेविडियो किसकी राजधानी है? उरुग्वे की है। तो दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। इसके आगे आप देखेंगे ग्रांड चेको। क्या है? ग्रांड चेको। ये क्या है? ये जो है मिश्रित वनस्पति। क्या है? मिश्रित वनस्पति। इसका विस्तार अर्जेंटीना, बोलिविया, पराग्वे और ब्राज़ील में। ये ब्राज़ील है, ये बोलिविया है, ये अर्जेंटीना है, यहाँ पे पराग्वे। तो ये याद रखना है कि ग्रांड चेको का विकास कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है, बोलिविया में है, पराग्वे में है, ब्राज़ील में है। यह एक मिश्रित वनस्पति है। क्या है? मिश्रित वनस्पति। ये जो ग्रांड चेको है ना, ये जो है एक कौन सा शब्द है? ये पुर्तगाली शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रांड चेको एक पुर्तगाली शब्द है, जिसका अर्थ है अखेट भूमि। अखेट भूमि मतलब हंटिंग लैंड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंटिंग मतलब शिकार वगैरह किए जाते हैं। यहाँ पे जो है पहले जनजातियाँ अखेट या शिकार करके निर्वाह जीवन करते थे, लेकिन अब यह क्षेत्र जो है पशुपालन के लिए बहुत अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है। तो ग्रांड चेको, अब पहली बात आप याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है ग्रांड चेको का, ये एक प्रकार की मिश्रित वनस्पति। इसका विकास कहाँ पे है? सबसे पहले बोलिविया में, ब्राज़ील में है, पराग्वे में है और अर्जेंटीना में। तो उरुग्वे में इसका विकास नहीं है, ये याद रखना। ये 4 जगह पे है, ब्राज़ील, बोलिविया, पराग्वे और अर्जेंटीना में इसका ग्रांड चेको का विकास है। यह हंटिंग लैंड के नाम से पहले फेमस थी, क्योंकि यहाँ पे जो जनजातियाँ थी शिकार करके अपना जीवन यापन करती थी, लेकिन अब यहाँ पे पशुपालन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तो ग्रांड चेको के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे क्या है? माटो ग्रासो प्लाटो। क्या है? माटो ग्रासो पठार। इसका विकास कहाँ पे है? सबसे पहले आप याद रखना, कहाँ? बोलिविया और ब्राज़ील की सीमा पर है। माटो ग्रासो पठार का विकास कहाँ पे? बोलिविया और ब्राज़ील की सीमा पर है। आप अपने मैप में देखें तो वहाँ पे सब चीज़ दिखेगी, क्योंकि मैप में मार्क जरूर करते रहे, नहीं तो चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। जब मैप में आप मार्क करते रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो माटो ग्रासो पठार कहाँ पे है? सबसे पहले याद रखना चाहिए, ये जो है बोलिविया और ब्राज़ील की सीमा पर है। यह एक उष्णकटिबंधीय, यहाँ पे जो माटो ग्रासो का पठार है ना, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास का विकास हुआ है। कहाँ? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये आता है। तो यहाँ पे जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ना, इसे क्या बोलते हैं? कैंपोस। क्या बोलते हैं? कैंपोस। क्या बोलते हैं? अभी हमने आपको समशीतोष्ण घास के मैदान बोले थे, उसे क्या बोलते थे? पंपास। और वही हमने जो अमेरिका में बोला था कि उसको उत्तरी अमेरिका में क्या बोलते हैं? तो प्रेरी बोलते हैं। स्टेपी कहाँ बोलते हैं? यूरेशिया में बोलते हैं। वेल्ड कहाँ बोलते हैं? साउथ अफ्रीका में बोलते हैं। कंटरबरी कहाँ बोलते हैं? न्यूजीलैंड में बोलते हैं। इसी प्रकार जो है माटो ग्रासो पठार पे जो है उष्णकटिबंधीय घास का विकास हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं? कैंपोस।
पूछ लिया जाता है, बहुत मात्रा में पूछा जाता है कि जो साउथ अमेरिका में जो है या ब्राज़ील या बोलिविया की सीमा पर जो कौन सी घास पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी, कैंपोस, उष्णकटिबंधीय घास का उदाहरण है। वही इसी प्रकार से सवाना है, सवाना कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में, अफ्रीका में। वही हमने एक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान बताया था, वो कहाँ पाया जाता था, अफ्रीका में ही, जिसका नाम होता था साउथ अफ्रीका में, क्या था उसका नाम, विल्ड, क्या नाम था, विल्ड। तो सवाना कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में। अब आप देखेंगे इसी प्रकार से क्या है, लानोस, लानोस कहाँ पाया जाता है, वेनेजुएला में। अभी वेनेजुएला आपको पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो लानोस कहाँ पाया जाता है, वेनेजुएला में। तो माटो ग्रासो जो प्लेटू है, यहाँ पे जो है कैंपोस घास के मैदान पाए जाते हैं। इसी प्रकार जो सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। वही लानोस कहाँ पे पाए जाते हैं, वेनेजुएला में पाए जाते हैं। तो आपको ये तीनों जो है उदाहरण किसके हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के हैं। जबकि प्रेरी, स्टेपी और पंपास कौन से, समशीतोष्ण घास के मैदान है। ये आप अपने नोट्स में लिख लें, क्योंकि ये नोट्स में नहीं लिखे मिलेंगे, और लिख ही लेना, क्योंकि ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं यूपी पीसीएस वगैरह में, तो क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने आपको यहीं पे सारी चीज़ें बता दी। इसके बाद आप अपने मैप में देखेंगे तो ये कौन सी, ये बेल्ट है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि की, ये प्रकार का पठार है। तो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि आप देखेंगे कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। आप देखेंगे ये जो है लौह अयस्क की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसकी दृष्टि से, लौह अयस्क की। तो आपसे पूछ लिया जाता है अगर ब्राज़ीलियन उच्च भूमि किसके लिए फेमस है, तो सबसे पहले ये याद रखें, ये जो है लौह अयस्क के लिए बहुत अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है। यहीं देखेंगे बोले हेरजेंटो, क्या है, बोले हेरजेंटो के शहर, यहीं पे इटवारा का है, इटवारा। आप देखेंगे मैप में दिखेगा, इसमें नहीं है, तो आपको देखेंगे इटवारा है। इटवारा है, क्या है, इटवारा, इटवारा है। यहाँ लौह अयस्क उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। पूछ लिया जाता है कि ब्राज़ीलियन उच्च भूमि किसके लिए फेमस, सबसे पहले आप याद रखना, ये जो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है, ये जो लौह अयस्क के लिए फेमस है। वही बेलो होरिजेंटो के समीप इटवारा है ना, ये एक लौह अयस्क उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है, क्योंकि मिलान करने को दे दिया जाता है। आपको दे देगा इटवारा, तो दे देगा कोयला के लिए, लोहा के लिए, चांदी के लिए, तो आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है जो इटवारा है, ये लौह अयस्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। क्या है, लौह अयस्क का महत्वपूर्ण केंद्र है। यही जो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है, आप देखेंगे जो ब्राज़ीलियन ये उच्च भूमि है, ये जो है, ये ब्राज़ीलियन जो उच्च भूमि है, यहाँ पे जो है सैन फ्रांसिस्को, उरुग्वे, पराना तथा टोंगिस नदी निकलती है। कौन सी, एक एक नदी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। कौन सी निकलती है, सैन फ्रांसिस्को निकलती है, उरुग्वे निकलती है, पराना और टोंगिस नदी निकलती है। यह उच्च भूमि दक्षिण अमेरिका में कहवा या कॉफ़ी की दृष्टि से किसके लिए बहुत ही फेमस है। जो ये ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है, ये कहवा या कॉफ़ी, पूछ लिया जाता है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि काहे के लिए फेमस है, तो आपको बताना चाहिए ये कहवा और कॉफ़ी के लिए बहुत अधिक मात्रा में फेमस है। यहाँ कॉफ़ी के बागानों को क्या बोलते हैं, फजेंडा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है फजेंडा किसे बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसे बोलते हैं, कॉफ़ी के बागानों को। किसको बोलते हैं, कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना चाहिए, फजेंडा किसे बोलते हैं, कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा बोलते हैं। ये कहाँ पे है, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि के बारे में हमने क्या क्या बता दिया। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है, सबसे पहले यहाँ पे सबसे ज़्यादा लौह इस्पात उद्योग, मतलब लौह अयस्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहीं पे बोलो होरिजेंटो के समीप का है इटवारा, जहाँ पे लौह उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। यही ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से सैन फ्रांसिस्को, पराग्वे तथा पराना आदि नदियाँ निकलती हैं। यहीं पे कॉफ़ी तथा कहवा के उत्पादन के लिए बहुत अधिक मात्रा में फेमस है। इसीलिए यहाँ कॉफ़ी तथा कहवा के बागानों को क्या बोलते हैं, फजेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फजेंडा बोलते हैं। यहाँ पे काफ़ी बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण, तो ये देखेंगे साओ पालो है ना, साओ पालो, ये सेंटोस, ये सेंटोस क्या है, बंदरगाह है। साओ पालो जो है कॉफ़ी के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। ब्राज़ील में अगर पूछ लिया जाए कॉफ़ी के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो कौन सा है, साओ पालो है। साओ पालो पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए सेंटोस बंदरगाह का निर्माण किया गया। ये जो है सेंटोस बंदरगाह यहाँ पे है, इसे जो है कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लिया जाता है पेपर में कभी कभी कि कॉफ़ी बंदरगाह किसे बोलते हैं, तो आपको याद रखना किसे बोलते हैं, सेंटोस को बोलते हैं। साओ पालो से सेंटोस तक चलने वाली रेल को कॉफ़ी रेल, जो साओ पालो है ना,
आप देखेंगे साओ पालो से सेंटोस जो ये एरिया ना, यहाँ पे एक रेल चलती है, क्या इसे कॉफ़ी रेल बोलते हैं, क्या कॉफ़ी रेल, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ले जाने के लिए इसका सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसे कॉफ़ी रोल बोलते हैं। भाई सेंटोस कॉफ़ी के निर्यात की दृष्टि से विश्व का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है। हमने बोला था कि सेंटोस जो है कॉफ़ी के निर्यात के लिए बहुत विश्व का प्रसिद्ध बंदरगाह है, इसीलिए इसे कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है साओ पालो से सेंटोस जो है, ये दोनों क्षेत्र जो है कॉफ़ी के लिए बहुत अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है। यहाँ पे कॉफ़ी सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है, इसीलिए सेंटोस को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जबकि साओ पालो जो है कॉफ़ी का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। जो साओ पालो है ना, ये ब्राज़ील की वित्तीय और व्यापारिक राजधानी भी है। क्या है? वित्तीय और व्यावसायिक राजधानी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्राज़ील की वित्तीय और व्यावसायिक राजधानी कौन सी है, तो आपको बताना क्या है, किसकी है? साओ पालो को। या दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र भी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साओ पालो ये जो है दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र भी है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब हमने आपसे बोला था न्यूयॉर्क सिटी को, जैसे बोला था न्यूयॉर्क सिटी जो है अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर था, इसी प्रकार साओ पालो जो भी है, साओ पालो भी जो है दक्षिण अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। साओ पालो काहे के लिए फेमस है? यह जो है कॉफ़ी के लिए अधिक मात्रा में फेमस, कॉफ़ी के व्यापार के लिए अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है, इसीलिए साओ पालो से सेंटोस तक एक कॉफ़ी रेल चलाई जाती है। सेंटोस जो है विश्व स्तर पर कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो सेंटोस है, सेंटोस कहाँ अवस्थित है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कहाँ अवस्थित है। ब्राज़ील में अवस्थित है। किस लिए फेमस है? तो कॉफ़ी के निर्यात के लिए फेमस है, इसीलिए इसे कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। जो साओ पालो है ये जो है ब्राज़ील की वित्तीय तथा व्यावसायिक राजधानी है, और यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। यहाँ रेडीमेड वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास भी हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्राज़ील में रेडीमेड उद्योग का सर्वाधिक विकास कहाँ पे हुआ, तो साओ पालो में हुआ है, इसीलिए इसे ब्राज़ील का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राज़ील का मैनचेस्टर बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्राज़ील का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं? साओ पालो को बोलते हैं। साओ पालो ब्राज़ील का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। तो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, साओ पालो और सेंटोस। तो आपको क्या क्या याद रखना है ब्राज़ीली उच्च भूमि में? तो सबसे पहले आप ब्राज़ीली उच्च भूमि जो है, जो ब्राज़ीली उच्च भूमि है, ये काहे के लिए फेमस? सबसे लौह अयस्क के लिए फेमस है। किसके? लौह अयस्क के लिए। एक तो ये याद रखना है। दूसरा, यहीं पे जो बेलो होरिज़ोंटे है, यहीं पे क्या है? इटबरा, जो लौह अयस्क उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। दूसरा, ब्राज़ील उच्च भूमि से सैन फ्रांसिस्को, पराग्वे तथा पराना आदि नदियाँ निकलती हैं, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का विकास हुआ है। किसका? कॉफ़ी का विकास हुआ है। जो कॉफ़ी के बागान है ना, कॉफ़ी के बागानों को क्या बोलते हैं? सबसे पहले याद रखना, फेजेंडा। क्या बोलते हैं? फेजेंडा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कॉफ़ी के बागानों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फेजेंडा बोलते हैं। बार बार पूछा जाता है, इसीलिए आपको बार बार बताता हूँ। तो साओ पालो और सेंटोस को याद रखना है। साओ पालो जो है यहाँ पे जो है कॉफ़ी के व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र है। साओ पालो के भार को कम करने के लिए यहाँ पे सेंटोस बंदरगाह का निर्माण किया गया है। तो सेंटोस बंदरगाह को क्या बोलते हैं? जिसे जो है इसे विश्व स्तर पर कॉफ़ी या कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लीजिए कॉफ़ी बंदरगाह कहाँ पे, तो ब्राज़ील में, जिसका नाम सेंटोस है। साओ पालो से सेंटोस तक जो है एक रेल चलती है, जिसे कॉफ़ी रेल के नाम से जाना जाता है। ये सब चीज़ें वन लाइनर में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट के रूप में आजकल यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आने लगे हैं, इसीलिए हम चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ा दे रहे हैं। तो साओ पालो क्या, इसके बारे में क्या क्या याद रखना है? ये जो है ब्राज़ील की पहली वित्तीय व्यावसायिक राजधानी है। यह दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र भी है। यहाँ रेडीमेड वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है, इसीलिए साओ पालो को ब्राज़ील का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। क्या? ब्राज़ील के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि के बाद हम लोग क्या देखेंगे? गुयाना हाईलैंड। कहाँ? गुयाना की उच्च भूमि। इसका विकास कहाँ पे है? ये जो है, ये भी एक पठार का उदाहरण है। एक तरीके जो उच्च भूमि है, ये जो भी एक महाद्वीपीय पठार का उदाहरण, जिसका विस्तार वेनेजुएला से लेकर फ्रेंच गुयाना तक है। आप देखेंगे फ्रेंच गुयाना यहाँ पे, यहीं पे वेनेजुएला है। अब अपने एटलस में देखेंगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी। तो इसका विकास कहाँ पे है? वेनेजुएला से लेकर फ्रेंच गुयाना तक है, और इसका दक्षिण में ब्राज़ील तक इसका विकास हुआ है। ठीक है, यहीं पे देखेंगे कौन सी नदी है? ओरनिको नदी। कैसे है? ओरनिको नदी यहीं पे एंजिल जलप्रपात का है। क्या है? इसी पे एंजिल जलप्रपात अवस्थित है। कौन सा जलप्रपात? एंजिल। तो जो गुयाना उच्च भूमि है, इसका विकास कहाँ पे है?
इसका विकास जो है वेनेजुएला से लेके फ्रेंच गुयाना तक है। देखेंगे यहीं पे कौन सी नदी है, ये ओर्निको नदी है। कौन सी? ओर्निको नदी है। तो ओर्निको नदी जो है इसी पे एंजिल जलप्रपात अवस्थित है। कौन सा जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात अवस्थित है। एंजिल जलप्रपात, जो एंजिल जलप्रपात है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपको बताना है कौन सा? एंजिल जलप्रपात है। किस नदी पे अवस्थित है? ये याद रखना, कौन सी? ओर्निको नदी। कौन सी? ओर्निको नदी पे अवस्थित है। कौन सा जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात। ओर्निको वेनेजुएला की एक महत्वपूर्ण नदी है जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। आप देख रहे होंगे ये कहाँ गिरती है? देखो अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो आपको याद रखना है जो ओर्निको नदी है ना, इसी पे एंजिल जलप्रपात अवस्थित है। कौन सा? एंजिल जलप्रपात अवस्थित, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो ये ओर्निको नदी है, इसका निकास कहाँ पे है? कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में है। इस नदी बेसिन में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोस कहते हैं। जो ये नदी बेसिन है यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं इन्हें लानोस कहते हैं। अभी मैंने बोला था ना, आपको बताया था, लानोस कहते हैं। क्या बोलते हैं? लानोस। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जिन्हें क्या बोलते हैं? लानोस बोलते हैं। कहाँ पे है? ये ओर्निको नदी के आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना जो गुयाना उच्च भूमि है इसका विस्तार कहाँ से? इसका विस्तार वेनेजुएला से लेकर फ्रेंच गुयाना तक। वेनेजुएला जाएंगे, फिर वेनेजुएला जाएंगे, फिर कहाँ से आएंगे? गुयाना जाएंगे, फिर सूरीनाम जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? फ्रेंच गुयाना। तो कहाँ तक है? वेनेजुएला से गुयाना तक है। इसका कुछ विस्तार जो है ब्राजील में भी है। ठीक। ओर्निको नदी पर कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? तो आपको याद है एंजिल जलप्रपात अवस्थित, जो विश्व स्तर पर, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ओरिजिनल ओर्निको नदी के आसपास के क्षेत्र में जो लानोस घास के पैदावार पाए जाते हैं वो काहे लिए? वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। किसके? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। इस नदी का जो बेसिन है ना, देखेंगे ये जो है खनिज तेल के लिए बहुत अधिक मात्रा में फेमस है। किसके? खनिज तेल के लिए बहुत अधिक मात्रा में फेमस है। यहाँ पे उत्पादन ठीक ठाक मात्रा में खनिज तेल का किया जाता है। आपसे वेनेजुएला खनिज तेल के उत्पादन के लिए बहुत अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है। तो ओर्निको नदी का तटीय क्षेत्र किसके लिए फेमस है? खनिज तेल के उत्पादन के लिए फेमस है। आप देखेंगे वेनेजुएला में ये कौन सी? लेक मैराकाइबो। कौन सा? लेक मैराकाइबो। ये जो है साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची झील है। कौन सी? साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची झील है। अगर आपसे पूछ लिया जाए साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो कौन सी है? मैराकाइबो झील। कौन सी? मैराकाइबो झील। या इसका तटीय क्षेत्र भी जो है, जो मैराकाइबो झील का जो तटीय क्षेत्र है ना, ये पूरा जो है क्षेत्र काहे के लिए प्रसिद्ध है? ये पूरा क्षेत्र जो है खनिज तेल के उत्पादन तथा भंडारण की दृष्टि से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। सबसे पहले ये याद रखना है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? कौन सी नदी पे है? ओर्निको नदी पे है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरा ये याद रखना है जो वेनेजुएला की जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोस कहते हैं। क्या बोलते हैं? लानोस कहते हैं। जो लेक मैराकाइबो है, ये लेक मैराकाइबो है, ये जो है दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची झील है। क्या? दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची झील है। और याद रखना है यहाँ पे जो इस क्षेत्र का जो तटीय क्षेत्र है ये पूरा, ये काहे के लिए फेमस है? यहाँ पे जो है खनिज तेल उत्पादन तथा भंडारण की दृष्टि से बहुत अधिक मात्रा में फेमस है। क्या? खनिज तेल उत्पादन तथा भंडारण की दृष्टि में बहुत अधिक मात्रा में फेमस है। अब हम लोग देखेंगे अमेजन नदी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखें ये कहाँ से निकलती है? तो अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वतमाला पे निकलती है। ये ब्राजील से होते हुए कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? अटलांटिक ओशियन में। तो एक चीज़ याद रखें, अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? सबसे पहले याद रखें कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। गिरती कहाँ पे है? अटलांटिक ओशियन में गिरती है। कहाँ गिरती है? अटलांटिक ओशियन में गिरती है। मदिरा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? कौन सी है? मदिरा। कौन सी? मदिरा सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो आप मदिरा के बारे में देख रहे होंगे। तो मदिरा जो है अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। गिरती कहाँ पे है? ये अटलांटिक ओशियन में गिरती है। मदिरा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अमेजन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी। अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको बताना कौन सी? नील नदी है। कौन सी? नील नदी है। तो अमेजन जो है विश्व की सबसे बड़ी दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र देखेंगे ये ऐसे फैली है।
तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखेंगे तो अमेजन सबसे बड़ी नदी है। वही अगर लंबाई की दृष्टि से देखेंगे तो अमेजन दूसरे नंबर की नदी है। तो सबसे बड़ी अगर पूछा जाए लंबाई में तो कौन सी है? नील नदी है। अगर अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से पूछा जाए तो कौन सी नदी है? अमेजन है। तो अमेजन के बारे में अभी तक हमें क्या याद रखना है? ये जो है एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। गिरती कहाँ पर है? गिरती है अटलांटिक ओशियन में। कहाँ? अटलांटिक ओशियन में। मैडिरा इसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और जो सबसे बड़ी सहायक नदी है। मैडिरा जो है अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से ये सबसे बड़ी नदी है। अगर अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से पूछा जाए तो ये सबसे बड़ी नदी है। वैसे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये जो यहाँ पे वन पाए जाते हैं, जो इस विषुवत रेखा के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो यहाँ पे वन पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सेल्वास। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखना, क्या बोलते हैं? सेल्वास। जो अमेजन के वन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सेल्वास नाम से जाना जाते हैं। किस नाम से जाना जाते हैं? सेल्वास नाम से जाने जाते हैं, जिसकी सघनता अधिक होने के कारण गम्यता अत्यंत कम है, जो इस क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ेपन का महत्वपूर्ण कारण है। सेल्वास में पहली बार रबड़ के वृक्ष पाए गए। कहाँ? रबड़ के वृक्ष कहाँ पे पाए गए? सेल्वास में ही पूछ लिया जाता है। रबड़ के वृक्ष सबसे पहले कहाँ पाए गए? तो कहाँ पाए गए? सेल्वास में। जो अमेजन के घने जंगलों को क्या बोलते हैं? सेल्वास बोलते हैं। यहीं पे सबसे पहले रबड़ के वृक्ष पाए गए। क्या? रबड़ के वृक्ष पाए गए। आप देखेंगे निग्रो नदी है। ये कौन सी नदी है? निग्रो। ये अमेजन नदी है। इसके संगम पर देखेंगे यहाँ पे कौन सा? मानूस बंदरगाह है। क्या? मानूस। ये मानूस है ना, यहाँ पे रबड़ का संग्रहण सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है, क्योंकि सेल्वास वन में रबड़, इस एरिया में रबड़ सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है। इसीलिए जो निग्रो नदी और अमेजन नदी के संगम पर देखेंगे मानूस अवस्थित है। आप अपने एटलस में मार्क करेंगे क्या स्थित है? मानूस अवस्थित है। यहाँ पर रबड़ का संग्रहण बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। वहीं देखेंगे आप, ये टोकांटिस नदी है ना, टोकांटिस नदी के देखेंगे मुहाने पर कौन सा बंदरगाह? बेलम। कौन सा? बेलम बंदरगाह। आप अपने मैप में देखें, दिखेगा। तो जो बेलम बंदरगाह है, ये जो है रबड़ की निर्यात की दृष्टि से बहुत अधिक मात्रा में फेमस है। किसके लिए? रबड़ की निर्यात की दृष्टि से बहुत अधिक मात्रा में फेमस है, जो ब्राजील का ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? जो अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वतमाला से निकलती है। गिरती कहाँ पर है? अटलांटिक ओशियन में गिरती है। जो है इसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मैडिरा है। कौन सी? मैडिरा है। तो इसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मैडिरा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखेंगे तो ये सबसे बड़ी नदी है। लंबाई की दृष्टि से देखेंगे तो ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है, जबकि पहली नदी कौन सी है? नील नदी है। तो अमेजन के घने जंगलों को क्या बोलते हैं? सेल्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर पूछा जाए अमेजन के घने जंगलों को क्या बोला जाता है तो आप बोलेंगे सेल्वास बोला जाता है। इन्हीं जंगलों में सबसे पहले रबड़ का विकास हुआ। सबसे ज़्यादा रबड़ जो है यहीं पे देखा गया। तो रबड़, ये जो अमेजन के जंगल है, यहाँ पे रबड़ का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसीलिए निग्रो और अमेजन की सीमा पर, निग्रो और अमेजन के संगम पर मानूस अवस्थित है। क्या? मानूस अवस्थित है, जो यहाँ पे जो है रबड़ का संग्रहण बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। वहीं टोंगिस नदी के मुहाने पर बेलम बंदरगाह अवस्थित है, जो रबड़ के निर्यात के लिए बहुत अधिक फेमस है। आपसे पूछ लिया जाए, जैसे हमने सेंटोस बंदरगाह बताया था, साओ पालो से सेंटोस काहे के लिए फेमस था? सेंटोस फेमस था कॉफ़ी के निर्यात के लिए। इसी प्रकार बेलम जो है रबड़ के निर्यात के लिए बहुत अधिक मात्रा में फेमस है। तो मानूस, बेलम, सेल्वास, ये तीनों चीज़ें याद रखनी। सेल्वास, अमेजन के घने जंगलों को क्या बोलते हैं? सेल्वास। एक लाइन में स्टेटमेंट आता है। ये जो है, जो भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती हैं, तो इसीलिए जो चीज़ बार बार पूछी जाती है उनको मैं बहुत बार बार पढ़ाता हूँ, इसलिए ताकि चीज़ें आपको याद हो जाएं। तो सेल्वास जो है अमेजन के घने जंगलों को क्या बोला जाता है? सेल्वास जो बोला जाता है। यहीं पे सबसे पहले रबड़ को देखा गया। तो इस एरिया में रबड़ बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसीलिए निग्रो और अमेजन की सीमा पर मानूस अवस्थित है, जो रबड़ का संग्रहण केंद्र है। वही टोंगिस नदी के वही जो टोकांटिस नदी है ना, यहाँ पे बेलम अवस्थित है। वो काहे के लिए फेमस है? वो रबड़ के निर्यात के लिए फेमस है, जो ब्राजील का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्राजीलियन उच्च भूमि से हम लोग बोला था आपको उरुग्वे, पराना तथा सैन फ्रांसिस्को आदि नदियाँ निकलती हैं। तो आप देखेंगे ये उरुग्वे नदी है, ये पराना नदी है। कौन सी? पराना नदी है। तो आप देखेंगे जो ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलती है उरुग्वे और पराना नदी पंपास से होते रियो डी ला प्लाटा में गिरती है। किस में गिरती है? रियो डी ला प्लाटा में गिरती है।
तो आप देखेंगे जो उरुग्वे और ये पराना नदी है कहाँ पे गिरती हैं, रियो डी ला प्लाटा में गिरती हैं। तो पराना एक पराग्वे नदी है, ये किसकी, ये पराना की महत्वपूर्ण सहायक नदी। आपसे याद रखना जो पराना की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, पराग्वे नदी है। कौन सी, पराग्वे नदी है। उरुग्वे नदी अर्जेंटीना तथा ब्राजील के मध्य सीमा बनाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो उरुग्वे नदी है ना, आप देखेंगे वो अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा बनाती है। कौन सी, अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा कौन सी नदी बनाती है, उरुग्वे नदी बनाती है। कौन सी, उरुग्वे नदी जो बनाती है, जो किसकी सीमा बनाती है, अर्जेंटीना तथा ब्राजील की सीमा बनाती है। जबकि पराना नदी अर्जेंटीना तथा पराग्वे की सीमा बनाती है। ये पराना नदी, ये देखेंगे यहाँ पे कौन सी है, ये अर्जेंटीना है, ये जो है पराग्वे। तो पराना नदी जो है अर्जेंटीना और पराग्वे की सीमा बनाती है, वही उरुग्वे नदी ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है। किसकी, ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है। तो उरुग्वे नदी याद रखना अर्जेंटीना और ब्राजील के मध्य सीमा बनाती है, जबकि पराना नदी किसकी सीमा बनाती है, अर्जेंटीना और पराग्वे के मध्य सीमा बनाती है। पराना जो है दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, पराना है। पहली कौन सी नदी लंबी है, तो आपको बताया था अभी, कौन सी थी, अमेजन। कौन सी थी, अमेजन रिवर। तो दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, पराना नदी है। और पहली कौन सी है, अमेजन है। तो आपको याद रखना उरुग्वे नदी जो है उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है, वही पराना नदी जो है पराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है। दोनों का निकास कहाँ पे, रियो डी ला प्लाटा में। कहाँ पे, रियो डी ला प्लाटा में। तो पराग्वे नदी जो है एक पराना की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। किसकी, पराना की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। देखेंगे ये जो है एक अर्जेंटीना में ही देखेंगे, ये क्या है, वाल्डिस प्रायद्वीप है। कौन सी, वाल्डिस प्रायद्वीप है, वाल्डिस प्रायद्वीप है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वाल्डिस प्रायद्वीप कहाँ पे, तो कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है। कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है। कहाँ पे, साउथ अटलांटिक ओशियन के पास में है। कहाँ पे, साउथ अटलांटिक ओशियन के पास में कौन सा, वाल्डिस प्रायद्वीप है। ये जो है सेंट मडियाल की खाड़ी देखेंगे और सेंट जॉर्ज की खाड़ी के बीच में अवस्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वाल्डिस की खाड़ी किन दो खाड़ियों के बीच में अवस्थित, जो वाल्डिस प्रायद्वीप है ये किन दो खाड़ियों के बीच में अवस्थित, तो आपको बताएगा सेंट मडियाल की खाड़ी और सेंट जॉर्ज की खाड़ी से घिरा हुआ है। कोलोराडो और निग्रो अर्जेंटीना के महत्वपूर्ण नदियां। आप देखेंगे निग्रो और कोलोराडो ये जो है महत्वपूर्ण नदियां हैं किसकी, अर्जेंटीना की महत्वपूर्ण, जो एंडीज पर्वत से निकलते हैं। कोलोराडो का निकास जो है बाहिया ब्लांक की खाड़ी में होता है, जबकि निग्रो का निकास सेंट मडियाल की खाड़ी में होता है। आप देखेंगे कोलोराडो नदी है ना, इसका निकास कहाँ पे, बाहिया ब्लांक में है। वही निग्रो नदी की खाड़ी कहाँ निकास पे, सेंट मडियाल की खाड़ी में। ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, एंडीज पर्वत से निकलती है। अगर आपसे कोलोराडो नदी, हमने आपको उत्तरी अमेरिका में ही पढ़ाया था कि कोलोराडो नदी कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में, तो आपको याद आ रहे होगा कोलोराडो नदी कहाँ पे, यहीं पे बोला था सबसे गहरी डेथ वैली है कोलोराडो नदी के आसपास, यहीं पे हूबर और वाल्डन डैम का निर्माण हुआ है। तो आपको चीज़ें, अगर ये चीज़ें याद आ रही हैं, कहाँ निकलती कहाँ नहीं निकलती, तो चीज़ें आपकी तैयारी अच्छी, अगर नहीं याद आ रही हैं तो अब भी टाइम है, आप क्लासों का रिवीजन करें, नोट्स को बार बार पढ़ें, तो आपकी चीज़ें सारी तैयार हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ का वाल्डिस प्रायद्वीप कहाँ पे है, अर्जेंटीना में। ये जो है सेंट मडियाल की खाड़ी और सेंट जॉर्ज की खाड़ी के बीच में है। और इसके बाद देखेंगे कोलोराडो और निग्रो दोनों अर्जेंटीना की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। कोलोराडो नदी का निकास कहाँ पे, बाहिया ब्लांक में है। वही निग्रो नदी का निकास कहाँ पे, सेंट मडियाल की खाड़ी में है। तो अर्जेंटीना के बारे में हम लोगों ने जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सारी चीज़ें पढ़ ली। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। ना याद हो तो आपको क्लास जो है बार बार करते रहें। हमें लगता है इससे अच्छा नोट्स भी नहीं बना सकता, इससे अच्छा पढ़ाया भी नहीं जा सकता, इसीलिए आप जो है अच्छे से इन चीज़ों को याद करते रहें। और एक चीज़ और देखनी, जो ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये जो है फाकलैंड द्वीप समूह। कौन से, फाकलैंड पूछ लिया जाता है कभी कोई, फाकलैंड द्वीप समूह कहाँ पे है, तो आपको याद होना चाहिए कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। इनका आप अपने मैप में देखेंगे कौन से, फाकलैंड द्वीप समूह। इन पे यूके का अधिकार है। किसका, यूके का अधिकार है। तो फाकलैंड द्वीप समूह आप याद रखना कहाँ पे विवादित है, इसलिए बार बार पूछ लिए जाते हैं कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। फाकलैंड के बारे में याद रखना, ये कहाँ पे है, ये उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में। तो दक्षिणी अमेरिका की सारी चीज़ें हम लोगों ने मेन पढ़ ली। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो आपको याद है सबसे पहले पैटागोनिया पठार के बारे में जाना था, क्या क्या है। इसके बाद पंपास घास के मानदंड में यहीं पे प्रेरीज स्टीवीज आज के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। उसके बाद ग्रांड चेको के बारे में हम लोगों ने देखा था, ये जो मिश्रित भूमि के नाम से जाना जाता था। उसके बाद हम लोग ब्राज़ीलियन हाईलैंड के बारे में देखा था। ब्राज़ीलियन हाईलैंड हमने बोला था क्या कि लॉयस के लिए फेमस है। यहीं पे इटवारा जो है लॉयस का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। यहीं पे जो है काफ़ी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहीं पे साओ पालो से सेंटोस तो जो है सेंटोस को काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था,
इसके बाद हम लोग गोयना उच्च भूमि पे गए थे। जो गोयना उच्च भूमि पे गए थे तो यहीं पे देखेंगे तो कौन सा ओनिको नदी देखे थे। ओनिको नदी पे एंजिल जलप्रपात है। जो एंजिल जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वही लेक मैराकाइबो के बारे में हम लोग जब जाना था, लेक मैराकाइबो जो है यहाँ की सबसे ऊंची झील है। कौन सी सबसे ऊंची झील? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ऊंची झील कौन सी साउथ अमेरिका की, तो आपको लेक मैराकाइबो है। उसके बाद हम लोगों ने अमेजन नदी के बारे में देखा था। अमेजन नदी जो है, यही अमेजन नदी के घने जंगलों को क्या बोलते हैं? सेल्वास बोलते हैं। यहीं पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? रबड़ की खेती के बारे में जाना था। क्या रबड़ की खेती के बारे में जाना था। इसीलिए जो टोंकिस नदी के मुहाने पे, जहाँ पे टोंकिस नदी गिरती, यहीं पे बेलम था जो रबड़ बंदरगाह के नाम से फेमस था। किसके बारे में? रबड़ बंदरगाह के नाम से फेमस था। तो हम लोगों ने जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एक एक देख ली। उत्तरी साउथ अमेरिका में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आप क्लास का रिवीजन करें, नोट्स को पढ़ें। आज पूरी आपको पीडीएफ शाम तक मिल जाएगी। कल की क्लास की पीडीएफ आपको आज दे दी जाएगी। आज जो क्लास कराई जा रही है इसकी पीडीएफ कल दे दी जाएगी। तो उस पीडीएफ के साथ आप रिवीजन करें तो आपकी सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगे। इसके बाद अगली क्लास हम लोगों ने ओशिनिया महाद्वीप पे देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के बारे में जानेंगे। लगभग में 5 क्लासें बची हैं। एक से 2 क्लास ऑस्ट्रेलिया वगैरह पे आएंगी। उसके बाद 4 क्लासें लगभग में एशिया महाद्वीप पे आएंगे। उसके बाद सारी वर्ड मैपिंग समाप्त हो जाएगी। तो वर्ड मैपिंग का आप रिवीजन करते रहें। हाँ, नोट्स पे विश्वास रखें, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसी को बार बार पढ़ते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।